नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज एक नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं नोट सेट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू में, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन के को सॉल्व करके हम अपना अपना कंसेप्ट जो है वहां पे क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला एक क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एमएमआर वैक्सीन टू ए 5 year old. The nurse administer this vaccine intramuscularly in the anterolateral aspect of the thigh, intramuscularly in deltoid muscle, subcutaneously in the outer aspect of the upper arm, and subcutaneously in the gluteal muscle. बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएमआर का वैक्सीन जो है वो लगता है मीजल्स, मम्स और रूबेला के अगेंस्ट। तीनों ही जो है वायरल डिजीज है, और उनके खिलाफ ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव है। चाइल्डहुड लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट रहता है ये डिजीज, और इनमें जो है मीजल्स बीमारी जो है वो बहुत ही डेंजरस बीमारी मानी जाती है, जिसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस वहां देखने को मिलते हैं। तो इस वैक्सीन को जब हम लगाते हैं तो इसका रूट यहाँ पे पूछा है। तो देखिएगा, ये वैक्सीन हमेशा सबक्यूटेनस लगता है, ये बहुत बेसिक बात है। तो इंट्रामस्कुलर तो ये लगता ही नहीं है, इसलिए ए और बी यहाँ पे गलत हो जाते हैं, है ना। एमएमआर या मीजल्स का वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनस लगता है। अब सबक्यूटेनियस सही है, तो बी और डी, सी और डी दोनों के अंदर है। तो एक जगह ग्लूटियल मसल है और एक जगह आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म मतलब डेल्टोइड मसल है। तो हमें सही ये सबक्यूटेनियस लगता है। और सबक्यूटेनियस कौन सी मसल में, कौन सी साइड पे लगता है? डेल्टोइड मसल में, और डेल्टोइड वाली साइड के ऊपर। सो द करेक्ट आंसर इज बहुत बढ़िया सी, सबक्यूटेनियस इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म और डेल्टोइड मसल। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा एमएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू में। कौन सा, जब आप लगा रहे हैं तो कौन सी जगह, सुटेबल प्लेस कौन सा होता है, तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट साइट है। 9 मंथ के बाद में ये लगता है ज्यादातर बच्चों के अंदर। When a child with tetralogy of Fallot, टॉफ इसको हमने बोला, हिस्ट्री ऑफ सीवियर हाइपोक्सिक एपिसोड, है ना। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, और उसमें बॉडी में हाइपोक्सिक एपिसोड आते हैं। इज टू बी एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट, उसको एडमिट किया पीडियाट्रिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू हैव एट द बेड साइड? क्या होना चाहिए बेड साइड? बहुत बेसिक कंसेप्ट है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का बच्चा है जो कि एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, हाइपोक्सिक एपिसोड लेके वो आया था। और अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बैड साइड रखेंगे, इसका मतलब उसमें साइनोटिक स्पेल या ब्लू टेट स्पेल आ रहे हैं, उसमें बैड साइड क्या होना जरूरी है? मॉर्फिन सल्फेट इन ए सिरिंज रेडी टू एडमिनिस्टर, ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गोज प्लग्ड इन, ब्लड प्रेशर कप एंड स्टेथोस्कोप, सक्शन ट्यूबिंग एंड इक्विपमेंट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का बच्चा है, हाइपोक्सिक एपिसोड के साथ में आया है, बैड साइड क्या चीज मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रेजेंट होनी चाहिए? तो जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, बॉडी में साइनोसिस होती है, तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लगाने के लिए ऑक्सीजन ट्यूबिंग और गोज प्लग्ड इन, ये चीज वहां पे होनी चाहिए। तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि वहां पे ऑक्सीजन ट्यूबिंग का प्रेजेंस होना जरूरी है। और वो जिसके अंदर वो उसका रीजन है वहां पे कि बच्चा हाइपोक्सिक एपिसोड के साथ में ब्लू टेट स्पेल में, तो ऑक्सीजन उसकी मदद करेगी। The clinical manifestation of nephrotic syndrome include which of the following? nephrotic syndrome का clinical sign कौन सा है? जो नीचे कुछ दिए हुए उसमें, हिमेचूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन और वेट लॉस। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले क्या होता है? मैसिव प्रोटीन यूरिया। क्या होता है ये? जिस तरीके से ग्लोमेरुलस होता है, नेफ्रॉन होता है, और इस नेफ्रॉन में जब फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पोर की साइज बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोटीन वहां पे छनने लग जाता है, इसको बोलते हैं मैसिव प्रोटीन यूरिया। और ये प्रोटीन छन के यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो मैसिव प्रोटीन यूरिया सबसे पहला और इनिशियल साइन है। मैसिव प्रोटीन यूरिया के बाद में बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो इंक्रीज की जगह क्या होता है? डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, एल्ब्यूमिन लेवल हाइपो एल्ब्यूमिनिया देखने को मिलता है। और उसकी वजह से बॉडी में होता है एडिमा। जब भी बॉडी में एडिमा होएगा तो वेट गेन होएगा, वेट लॉस नहीं होएगा, इसलिए भी गलत है। बॉडी में क्या होता है? एडिमा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, प्रोटीन यूरिया, ये क्लासिकल और कार्डिनल साइन रहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। हिमेचूरिया वहां पे नहीं होता है। जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो लीवर लाइपोप्रोटीन को तोड़ के प्रोटीन बनाता है,
लेकिन जो लाइपोप्रोटीन टूटती है उसमें लिपिड और प्रोटीन दो चीजें टूटती है। प्रोटीन जो बनी ब्लड के अंदर वो वापस जो है यहाँ ग्लोमेरुलस से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बाहर प्रोटीन यूरिया के थ्रू, लेकिन जो लिपिड बना उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और इंक्रीज हो जाता है सीरम लिपिड लेवल, जिसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। ये भी देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। प्रोटीन यूरिया के साथ में हाइपोएल्बिनिमिया, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया, इंक्रीज लिपिड लेवल। While performing a cardiopulmonary resuscitation (CPR) on a 5-year-old, that is a children, we palpate for a pulse. Which of the following site is the best for checking the pulse during CPR in a 5-year-old child? 5 साल का बच्चा है, CPR दे रहे हैं आप, कौन सी पल्स पाल्पेट करेंगे CPR देते समय? फर्स्ट ऑप्शन है फीमोरल, कैरोटिड, रेडियल और ब्रेकियल। देखिएगा सीपीआर के अंदर पल्स की साइट की बात करें तो एडल्ट के अंदर हमेशा कैरोटिड होती है, चिल्ड्रन के अंदर कैरोटिड अगर है तो कैरोटिड, नहीं तो फीमोरल, और इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल और फिर फीमोरल का नंबर आता है। तो यहाँ पे 5 साल का बच्चा है वो चिल्ड्रन कैटेगरी के अंदर आएगा इन सीपीआर। 8 साल और उससे ज्यादा को, 8 साल और उससे ज्यादा को हम एडल्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। और एडल्ट के अंदर तो कैरोटिड है ही। इसके अलावा 1 साल से बड़े को हम बोलते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर भी कैरोटिड और फ्यूमरल, और इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल और फ्यूमरल। तो 1 साल से बड़ा जो चिल्ड्रन है, अभी यहाँ पे इस बच्चे की उम्र क्या है? 5 साल है, तो इसमें क्या चेक करेंगे? कैरोटिड। कौन सी चेक करेंगे? कैरोटिड। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फ्यूमरल को हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अभी हम क्या चेक करेंगे? कैरोटिड, क्योंकि कैरोटिड ऑप्शन में है और बच्चे का उम्र कितना है? 5 साल। Which of the following is a major risk factor of having a low birth weight baby? LBW बेबी है, उसमें क्या मेजर रिस्क फैक्टर क्या है ना? कौन सा मेजर रिस्क फैक्टर है LBW बेबी में? हेरिडिटी, स्मोकिंग, ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पुअर न्यूट्रिशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेजर रिस्क फैक्टर पूछा है LBW बेबी का। हेरिडिटी, स्मोकिंग, ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पुअर न्यूट्रिशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कई लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिएगा सवाल ने पूछा है कि एक लो बर्थ वेट बेबी अगर बर्थ होने की संभावना है तो क्या मेजर रिस्क फैक्टर है? तो लो बर्थ वेट बेबी कभी भी हेरिडिटरी नहीं होता है, हेरिडिटरी नहीं होता है। और ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक स्मोकिंग और एल्कोहल और ये सब चीजें, इससे आईयूजीआर बेबी होता है, आईयूजीआर बेबी होता है। लो बर्थ वेट बेबी इनसे भी होने की संभावना होती है ना। और पुअर न्यूट्रिशन से भी LBW बेबी पैदा होते हैं, है ना। इसका मतलब ये जो 3 ऑप्शन है, स्मोकिंग, ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पुअर न्यूट्रिशन, ये तीनों ही फैक्टर है। अब हम मेजर फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रोल जो होता है LBW के अंदर न्यूट्रिशन का रहता है। ज्यादातर मदर जो है वो माल नरिश रहती है, इसलिए LBW पे भी पैदा होते हैं। कुछ मदर जो नरिश्ड है लेकिन स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है तो भी उनके बच्चे LBW पैदा होते हैं। लेकिन इनमें मेजर फैक्टर की जब बात करते हैं तो हमेशा न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, और पुअर न्यूट्रिशन यहाँ पे बड़ा कारण है जो रिस्क फैक्टर बनता है, मेजर रिस्क फैक्टर चाइल्ड हैविंग ए LBW, मदर हैविंग ए LBW बेबी। A nurse is assessing a child's skeletal traction and notice that the weight are on the floor. Which of the following would the nurse do next? अगला क्या करेंगे? स्केलेटल ट्रैक्शन लगा रखा था, वेट जो है वो फ्लोर के ऊपर आ गया है, क्या रहेगा आपका अगला एक्शन? रेज द वेट सो दैट चाइल्ड कैन मूव अप इन बेड, नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली, पुट द फुट ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक, मूव द चाइल्ड। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। वेट जो है वो फ्लोर के ऊपर आ गया है, अगला एक्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें द करेक्ट वन इज डी, दैट इज मूव द चाइल्ड, है ना। व्हाई इज इट्स डी? स्केलेटल ट्रैक्शन जो है जब अप्लाई किया और उसके बाद में वेट फ्लोर के ऊपर है, इसका मतलब जो चाइल्ड है वो बेड में थोड़ा लोअर डाउन आ गया है, तो उसको मूव करके वापस अगर बच्चे को अपन अपर साइड के अंदर मूव कराते हैं तो वापस स्केलेटल ट्रैक्शन सिंपली अप्लाई हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो अगला इमीडिएट एक्शन जो है वो इन्फॉर्म करना होता है, नोटिफाई करना होता है।
लेकिन अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर यू हैव टू मूव द चाइल्ड, जिससे क्या होगा, वो वापस काउंटर ट्रैक्शन वहां पे काम कर जाएगा। वेट को रेज नहीं करना है ना, और इससे ट्रैक्शन हट जाएगा बिल्कुल। और ब्लॉक लगाने से ये नहीं चलेगा, ब्लॉक लगाने से काम नहीं चलेगा। तो ए और सी तो यहाँ गलत ही है, बी और डी दोनों आंसर बन सकते हैं। डी अच्छा है क्योंकि पहले ये ट्राई करते हैं अपन, और चाइल्ड को मूव करेंगे तो काउंटर ट्रैक्शन लग जाता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको तुरंत इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि वेट का रिडक्शन होना, ट्रैक्शन जो है वो वेट का फ्लोर पे होना ट्रैक्शन के नहीं लगने के बराबर होता है, और इससे जो है वापस पेन और जो स्पाज्म है वो प्रॉब्लम उसको अकर हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, वी हैव टू मूव द चाइल्ड। When a child is to receive dexamethasone intravenously in the ordered dosage of 7.6 milligram, Dexona is given 7.6 milligram IV. The drug concentrated that the vial is 4 mg per ml contain 4 mg. Which of the following amount would be administered? Here is four option: 0.05, 0.72, 1.9 and 3.8. So जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml, ये सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। डिजायर्ड डोज अपनी कितनी है, डिजायर्ड डोज वो होती है जो अपने को लगाना होता है, दैट इज 7.6, एंड द अवेलेबल डोज इज 4 इंटू 1 ml, है ना। 7.6 mg लेना है, 4 mg है, और 4 mg कितने में है, 1 ml के अंदर है। तो 4 से जब हम 7.6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 और 6 पॉइंट लग जाएगा, 4 9 जा 36, तो 1.9 ml यहाँ पे अपना आंसर आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1.9 ml, है ना। तो इतना ml डोज जब हम उसको लगाएंगे तो वो 7.6 mg चला जाएगा। 1 ml में 4 mg है, और अपन लगभग 2 ml लगाएंगे तो ये भी लगभग 8 mg के आसपास है, उतना डोज चला जाएगा। 1.9 इज द करेक्ट वन। A child is admitted to the emergency department with dyspnea that is related to the bronchospasm. Dyspnea हो रहा है जो bronchospasm की वजह से। What should be placed the child? What should be placed the child in which of the following position? कौन सी पोजीशन आप देंगे? ब्रोंकोस्पाज्म में और डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग के अंदर, कौन सी पोजीशन के अंदर आप उसको रखना प्रीफर करेंगे? हाई फाउलर, साइड लाइन, प्रोन पोजीशन और सुपाइन। बहुत बढ़िया। जब भी कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी एलिमेंट या कार्डियक एलिमेंट के साथ में आता है, उसको सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन देना प्रीफर करते हैं, जिससे उसका जो लंग्स है वो फुली एक्सपांड हो सके, और उसको जो डिस्निक कंडीशन हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में, वो रिलीव हो सके। तो वी हैव टू प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर और हाई फाउलर। हाई फाउलर इज ऑलवेज greatest position in the patient with dyspnea due to the bronchospasm or any respiratory element or any cardiac element. So A is the correct one. Sign and symptom of which of the following should be priority when caring for a newly delivered term neonate diagnosed as small for gestational age? न्यूली डिलीवर्ड टर्म न्यूनेट है और स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज है, कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है आप प्रायोरिटी वाइज चेक करेंगे उसके अंदर केयर देते समय? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उसको, बर्थ एस्पेक्सिया के लिए, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत बढ़िया। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है, टर्म नियोनेट है, प्रायोरिटी पूछा है, प्रायोरिटी। तो देखिएगा स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है तो डेफिनेटली हाइपो में जा सकता है, पर हाइपर तो नहीं हो सकता, इसलिए डी आंसर तो यहाँ पे गलत हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोई रातों रात में नहीं होता है, ये क्रोनिक टाइप में होता है, धीरे धीरे होता है, तो ये भी नहीं है। अब दो बातें हैं, बर्थ एस्पेक्सिया और परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ऐसे बच्चे जो स्मॉल होते हैं गैस्ट्रस एज में, टर्म है लेकिन गैस्ट्रस एज में क्या है, स्मॉल है, उन बच्चों में मैच्योरिटी पूरी नहीं आ पाती है, तो उनमें जो है रेस्पिरेशन सही से स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, और स्टेबलाइज नहीं होने के कारण बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशन रहती है। ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया में जाते हैं, किस में जाते हैं, हाइपोथर्मिया में, और हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर रहते हैं, साइनोसिस रहती है, और उसकी वजह से ब्रेन की सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, उसको बोलते हैं एस्पेक्सिया। और ये बर्थ के समय से है तो कंडीशन क्या बनेगी, बर्थ एस्पेक्सिया।
तो हमेशा प्रायोरिटी ब्रेन रहेगा, क्योंकि ब्रेन को इंजुरी होने की पूरी संभावना, अगर उसके अंदर लगातार एस्पेक्सिक कंडीशन रही या हाइपोक्सिक कंडीशन रही तो हमें उसको तुरंत रूल आउट करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बर्थ एस्पेक्सिया। और वो किसकी वजह से हुआ? बच्चा जो है स्मॉल था गैस्ट्रेशन ए से, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बर्थ एस्पेक्सिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फर्स्ट अलर्ट द नर्स दैट द चाइल्ड इज हेमरेजिक आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। एक बच्चा है जिसका टॉन्सिलेक्टमी हुआ है और उसके बाद में बच्चे को टॉन्सिल वाले पार्ट से, सर्जरी वाले पार्ट से हेमरेज हो रहा है। इसका फर्स्ट अलर्टनेस आपको कैसे मिलेगा, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि उसको हेमरेज हो रहा है? माउथ से ब्रीथ कर रहा है, फ्रीक्वेंट स्वेलो कर रहा है, रिक्वेस्ट फॉर ड्रिंक कर रहा है, और इंक्रीज पल्स रेट कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि उस बच्चे में बी आंसर है कि फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग करेगा। कोई भी बच्चा जिसका टॉन्सिलेक्टमी हुआ है और उसके बाद में वो अगर बार बार स्वेलो कर रहा है, इसका मतलब उसके थ्रोट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और जब ब्लड इकट्ठा होता है तो फिर स्वेलो कर देता है, फिर इकट्ठा होता है तो फिर स्वेलो कर देता है, फिर इकट्ठा होता है तो फिर स्वेलो कर देता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग जो है वो टॉन्सिलेक्टमी में, पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी केस के अंदर हेमरेज को इंडिकेट करता है। तो हमें फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग के लिए बच्चे को असेस करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा, हेमरेज के लिए कुछ जो है चीज काम में लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि जो है कई सारों लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके, और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को हम सार्थक कर सके कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथी बने, अच्छे बने, सच्चे बने, भगवान कृष्ण की तरह बने, महान बनने का कोशिश करे, ताकि दुनिया आपको फॉलो करने का कोशिश करे। अगेन आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते जाएं, अच्छे से मेहनत के साथ में कार्य करें, ताकि जो है आप लाइफ में कुछ और अलग तरीके से कर पाए। और अलग तरीके से करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी काम आप करें वो अच्छे से करें। और हमेशा एक चीज को ध्यान रखें कि जब भी आपको लगता है कि अब जो है चीज नहीं करना है, तो उस दिन सोचे कि आपने शुरू क्यों किया था, वायु वायु स्टार्टेड। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किसी चीज को शुरू क्यों किया था, तो आपको उस चीज को खत्म करने से पहले उसको जो है बाइंड अप करने का कभी मन नहीं करेगा। कभी भी चैलेंजेस की वजह से अपने आप को लिमिट मत करो, आपके लिमिट्स को चैलेंज करो। हमेशा हमेशा ये डिटरमाइन करो, जब भी आप रोज सुबह जगे तो ये डिटरमाइन करें कि आज क्या करना है, और उस टारगेट को पूरा करने में पूरी तरीके से लग जाओ। समस्याओं से कभी भी मत घबराओ लाइफ के अंदर, है ना। और आप लोग जो है जो भी चीज करना चाहते हैं लाइफ में, डर के ना करें, है ना। हिम्मत से करें, मेहनत से करें, रिजल्ट का कभी ना सोचें। अच्छा रिजल्ट हमेशा आपका इंतजार करता रहता है। बस जरूरत है तो आपके हार्डवर्क की, आपके डिटर्मिनेशन की, आपके दृढ़ संकल्प की। तो होप सो आप इस टीचर्स डे पे ये कुछ नई चीजें सीखेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।